हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और उसी की सीरीज़ हम लोग मतलब 1 बाय 1 लेकर के आते हैं। 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ होती है, 1 लाइनर फॉर्मेट में होती है। एक लाइन में आपका प्रश्न होता है और उसका एक अपना आंसर, राइट आंसर जो होता है वो उसी के सामने लिखा होता है। और बस इतना ही कहना है मुझे कि चाहे आपके सामने जो भी सर्कमस्टांसेस हो, हम हमारे हाथ में दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम उन सर्कमस्टांसेस से हार जाएं और बोल दें कि भाई हम क्या करें, हमारे सामने तो यही परिस्थिति थी, तो फिर हम अब उसी परिस्थिति में फंसे रह जाएंगे। और एक होता है कि हमारी कोई भी कैसी भी अच्छी बुरी जैसी भी परिस्थिति हो, हमें उसे चेंज करना है। और ये कोई और नहीं, ये हमारे आप जैसे ही लोग करते हैं। तमाम सब हमारे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने पड़े हुए हैं। और वही बात है ना कि मिसाल वही कायम करता है जो बाकियों से अलग सोचता है, बाकियों से अलग करता है। तो चलिए आज के इसी मोटिवेशन बात के साथ में हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक के मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर रखे हैं उसे आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी की, आपका हिस्ट्री, साइंस, जीएस, जीके सभी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसके नोटिफिकेशंस फ़ौरन आपको मिल जाती है। बाकी एक छोटी सी सूचना और आप लोगों के लिए है कि जो हमारे जो चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो उसका सारा पीडीएफ जो है हम लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है और उसके लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो अगर आपने चैनल ना ज्वाइन किया हो तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी वहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल होता है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो चलिए आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो पॉलिटी का है। तो पॉलिटी के 20 प्रश्नों को पढ़ने के लिए हम अब तैयार हैं। हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान बना है उसमें क्या है कि वो जो कुछ भी मतलब हम लोगों ने कहीं से कुछ मतलब सब बहुत मिश्रित संविधान है हमारा। तो कहीं ना कहीं से हमने कुछ ना कुछ जो चीज़ें जहाँ से जो सही पड़ रही थी वो हमारे संविधान में ली गई हैं। तो ऐसे ही भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि जिसको डीपीएसपी भी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको कहा जाता है, तो वो हम लोगों ने कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है। तो डीपीएसपी का उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है। अगला है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। डीपीएसपी का वर्णन जो है वो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक में किया गया है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया है। मतलब कि ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम है जिसमें डीपीएसपी को आपके मौलिक अधिकारों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली बताया गया है। तो इसका जवाब है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और इसी को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे संशोधन हुए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो समान नागरिक संहिता जो है वो गोवा में लागू है। अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन से अनुच्छेद में है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में है। यानी कि जो नीति निर्देशक यानी आपका जो डीपीएसपी के जो आर्टिकल है आर्टिकल 36 से 51 तक में, उसी में से एक आपका प्रश्न ये है
कि आपका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन से अनुच्छेद में है? तो जवाब है आर्टिकल 38। अगला प्रश्न है, समान न्याय व निशुल्क विधि सहायता कौन से आर्टिकल में है? तो समान न्याय व निशुल्क विधि सहायता आर्टिकल 33A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? तो याद रखिएगा, जब भी राज्य सरकार को ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत से संबंधित राज्य सरकार और ग्राम पंचायत के इनके जो आपसी तालमेल होते हैं या संगठित करने का या कार्य देने का, इस तरह का जब भी कोई प्रश्न आता है तो उसका जवाब हमेशा आर्टिकल 40 होता है, और जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का प्रश्न समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को किया है, अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस यानी कि 11 से 20 क्वेश्चंस को करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कहाँ पर कही गई है? मतलब कि कौन से आर्टिकल में कही गई है? तो वो आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 में भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, आर्टिकल 44 में। अगला क्वेश्चन है, दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा यानी कि डीपीएसपी के कौन से अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो वो आपका है कि मतलब जो लोग थोड़ा सा वीक होते हैं, दुर्बल वर्ग मतलब कि फाइनेंशियली वीक जो लोग, जो सेक्टर है, जो भी मतलब नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को जो है आपका शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान किया गया है, और वो आर्टिकल 46 में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि काम करने के अधिकार को कौन से डीपीएसपी में रखा गया है? तो काम करने के अधिकार को रखा गया है आर्टिकल 41 में। अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सबसे पहले आपके मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार थे, कर्तव्य बाद में शामिल हुए हैं, क्योंकि पहले ये हुआ कि भाई सिर्फ आप अधिकार ही लोगे, आपका कोई कर्तव्य नहीं है। तो आपके जो कर्तव्य की बात है, तो आपके मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है वो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, और जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? यहाँ पर आपको समिति का नाम बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को, मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई है। तो उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। उन्होंने अनुशंसा की थी कि यहाँ नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भी संविधान में शामिल होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? यानी कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो वो शामिल किया गया था 1976 में, 1976 में। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण कौन से संशोधन द्वारा किया गया है? तो मैंने एक बार बताया, बस होता क्या है कि थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न देते हैं, इसलिए जिस तरह से पूछा गया है उस तरह से मैंने आप लोगों के लिए लिखा है ये। तो इसका जवाब है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए हैं भाग 4 क में। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कितने मौलिक कर्तव्य आपके संविधान संशोधन यानी कि भाग 4 क में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो उस समय जो है वो आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक मौलिक कर्तव्य आपका बाद में जुड़ा है 86 अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसलिए
एक आपका 86 अमेंडमेंट वाला और 10 आपका जो है आपका 1976 में जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे वर्तमान करके पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि यहीं पर बात आती है कि 10 आचार आदर्शों को हम मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ईयर पूछा जाए तो 1976 में रखा गया था, और अगर पूछा जाए कि कौन से भाग में रखा गया था तो भाग 4 क में रखा गया था। तो दोस्तों ये आज जो है पॉलिटी के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपका ये प्रैक्टिस सेट रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और ये प्रश्न आप इसको ज़रूर याद करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे। अगर आपके पास जो है समय है तो इसकी हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और अगर आपके पास लगता है कि नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, अभी नहीं कवर अप हो पाया है, अभी और ज़्यादा तैयारी करनी है, तो वीडियो को आप चला के छोड़ दीजिए। बार बार आपके कानों पे गिरेगा ये शब्द, आप बार बार ये सुन करके ही आपको ये वीडियो याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न के 4 उत्तर नहीं बताए जा रहे, यहाँ पे एक प्रश्न है, सीधा उसका एक उत्तर है। तो इससे आपको याद करने में बहुत सुविधा होगी। एक स्टूडेंट के लिए वन लाइनर फॉर्मेट में याद करना सबसे आसान होता है। बाकी अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा ज्ञान का भंडार होता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली किसी और बेहतरीन वीडियो में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अभी नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल ही लेकर के आऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे अभी क्वेश्चंस की ज़रूरत है। तो चलें अभी आज के वीडियो में हम इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। पूरी वीडियो को देखने के लिए एक बार आप लोगों का पुनः दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।